हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि जब प्लांट पर नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट से हाई इंटेंसिटी की लाइट आ जाती है तब वह प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है। यानी कि हमने बात की थी कि ब्लू एंड रेड लाइट आ रही थी तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यानी कि प्लांट आराम से क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है। जैसे ये सनलाइट यहाँ से आ रही है कंटिन्यूसली और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, नीचे वाटर भी है और क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती जा रही है और लीव्स के अंदर क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। यह कंडीशन तब की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर क्या आ रही है, ब्लू एंड रेड लाइट। तो क्या हमेशा ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि दिन के अंदर भी काफ़ी मौसम चेंज होता है। लाइट की इंटेंसिटी सुबह के टाइम पे कम रहती है, दोपहर के टाइम पे ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम पे फिर से कम हो जाती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा, जब हाई लाइट इंटेंसिटी आ जाती है तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करेगा, ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर। ब्लू लाइट जो होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है और रेड लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, यानी लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। और लाइट रिएक्शन के अंदर भी फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो एक्टिव हो रहा है। और फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव होकर फोटोलाइसिस कर रहा है, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो देखिए लाइट की इंटेंसिटी कम कैसे होती है। मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट सन से आई है ब्लू लाइट और ब्लू लाइट आकर के क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन थी उससे टकराई है, इनर मेम्ब्रेन थी उससे टकराई है और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वह थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन तक पहुंची है। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए, यानी कि लाइट को किसको एक्टिव करना है, क्लोरोफिल को एक्टिव करना है, जिसकी वजह से वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा। तो देखिए लाइट है वो सबसे पहले थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर आने के बाद भी कैरोटिनोइड्स से टकराई है, कैरोटिनोइड्स के बाद में क्लोरोफिल बी से टकराई है और क्लोरोफिल बी के बाद में जो सेंटर के अंदर होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। तो इस प्रकार से लाइट की इंटेंसिटी को कम किया गया है, यानी कि जो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हुई थी वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर किस फॉर्म में पहुँच चुकी है, रेड लाइट में पहुँच चुकी है। ये हो गई इसकी रेड लाइट। लेकिन मान लो ब्लू लाइट से भी हाई एनर्जी की लाइट यहाँ पर आ जाए तो फिर वह यहाँ पर रेड के फॉर्म में नहीं पहुँचेगी, वो किसी और ही फॉर्म में पहुँचेगी। तो सबसे पहला डिफेंस क्या होता है कि कैरोटिनोइड्स हैं वो हाई इंटेंसिटी से बचाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ही बचाते हैं। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट आ गई है तो फिर जो कैरोटिनोइड्स हैं वो नहीं बचा पाएंगे। कैरोटिनोइड्स के अंदर दो चीज़ आती है, एक तो होती है जेंथोफिल और एक होती है बीटा कैरोटीन। यानी कि दो पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनोइड्स के अंदर, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। दोनों के दोनों क्या करते हैं कि हाई इंटेंसिटी की लाइट को प्लांट से को क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी कि हाई इंटेंसिटी की लाइट से प्लांट को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू से रेड किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इन सब चीज़ों से टकरा के कन्वर्ट होती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम जो है वो यहाँ पर कैरोटिनोइड्स करते हैं। वो कैरोटिनोइड्स जो है वो लो इंटेंसिटी की लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि ब्लू लाइट से भी हाई इंटेंसिटी की लाइट आ गई, यानी कि अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ब्लू लाइट से भी हाई इंटेंसिटी की लाइट आ गई, वो कंटिन्यूसली ही आ रही है। तो इसका मतलब अब इस सिस्टम से काम नहीं चलेगा, अब दूसरा सिस्टम काम करेगा। और वह दूसरा सिस्टम क्या कहलाता है, जेंथोफिल साइकिल। उसको अपन क्या बोल देंगे, जेंथोफिल साइकिल बोल देंगे। यानी कि इस कंडीशन से भी हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर आ गई तो फिर चलने स्टार्ट हो जाएगी जेंथोफिल साइकिल, जिसको अपन बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, कैरोटिनोइड्स, यानी कि हाई इंटेंसिटी की लाइट को कैरोटिनोइड्स ने बचाया। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चलेगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी होती है, वोइलोजेंथिन साइकिल, और जिसका नाम होता है जेंथोफिल साइकिल। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, जेंथोफिल साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यह जेंथोफिल साइकिल की एक तो साइट इंपॉर्टेंट होती है, एक तो इसके एंजाइम जो होते हैं वो लूमेन में होते हैं और स्ट्रोमा में होते हैं। यानी कि इनके एंजाइम जो होते हैं वो लूमेन और स्ट्रोमा में होते हैं, लेकिन ये खुद साइकिल कहाँ चलती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। ध्यान रखना है इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर तो साइकिल खुद चल रही होती है, लूमेन और स्ट्रोमा में उसके एंजाइम हैं। तो जैसे कि मान लो हाई इंटेंसिटी की लाइट आ गिरी
और वो किसके ऊपर आएगी, वोइलोजेंथिन पे आकर के गिरेगी। तो लुमेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है वोइलोजेंथिन डी एपोक्साइडेज, जो क्या कर देगा, डी एपोक्साइडेशन करता है। यानी कि इस एंजाइम का नाम क्या है, वोइलोजेंथिन डी एपोक्साइडेज। यह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो यह एंजाइम वोइलोजेंथिन को एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट करता है और एंथ्राजेंथिन से जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हाई लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट नहीं बनने दे रहे, प्लांट को हीट नहीं होने दे रहे, हीटिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि वोइलोजेंथिन के ऊपर हाईलाइट आ गई तो इससे एंथ्राजेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हाईलाइट आ गई तो जियाजेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाईलाइट इंटेंसिटी को ज़ेंथोफिल साइकिल के द्वारा भी बचाया जाएगा। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ध्यान रखना, ये जो वोइलोजेंथिन डी एपोक्साइडेज एंजाइम होता है यह लुमेन में काम करता है और इसको काम करने के लिए लो पीएच की आवश्यकता होती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर पीएच नॉर्मल है यानी कि पीएच 7 है तो फिर ये वोइलोजेंथिन डी एपोक्साइडेज एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा। और यह काम कब कर रहा है, जब हाई लाइट आ रही है। अब अपन मान के क्या चल रहे हैं कि कंटिन्यूसली तो हाई लाइट आने से रही, हो सकता है कि दोपहर के मौसम में हाई लाइट आ रही है या फिर किसी और मौसम में हाई लाइट की इंटेंसिटी आ गई, लेकिन कंटिन्यूस लाइट है वो नहीं आती, लाइट है वो लो लाइट आ गई या लेकिन लो इंटेंसिटी की लाइट आ गई, तो फिर क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स चलनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जियाजेंथिन से कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्राजेंथिन और एंथ्राजेंथिन से कन्वर्ट हो जाएगा वोइलोजेंथिन। यानी कि ये प्रोसेस क्या चलेगी, रिवर्स चलेगी। जब आपके पास में आइडियल लाइट आ जाएगी यानी ब्लू लाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो यह प्रोसेस चलेगी। और इस प्रोसेस को भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जियाजेंथिन एपोक्साइडेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, जियाजेंथिन एपोक्साइडेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्ट्रोमा, यानी यह एंजाइम स्ट्रोमा में काम करता है। इसके अलावा इसका भी ध्यान रखना कि पीएच इसको बेसिक चाहिए होती है, यानी कि किस पीएच में काम करेगा, 7.5। और यह किस कंडीशन में करेगा, लो लाइट में। इसको एक्टिव होने के लिए ऑक्सीजन, NADPH, FAD, फेरोडोक्सिन, ये सब चीज़ें भी चाहिए होती हैं, क्योंकि जब लो लाइट आ जाएगी तो फिर क्या चलनी शुरू हो जाएगी, लाइट रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पीएच एसिडिक क्यों हुई लुमेन की, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि ऐसे तो है नहीं कि अचानक से ही हाई इंटेंसिटी लाइट आ गई। मान लो कि सुबह का मौसम था, मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के टाइम के अंदर अच्छे से लाइट चल रही थी और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा था, यानी लाइट रिएक्शन चल रही थी। और लाइट रिएक्शन से अपन जानते हैं कि लुमेन की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। लेकिन टाइम बदलता गया, टाइम बढ़ता गया, जैसे कि मान लो दोपहर का टाइम हो गया तो हाई इंटेंसिटी की लाइट आना शुरू हो गई। और हाई इंटेंसिटी लाइट आने की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, ये पीएच तो ऑलरेडी एसिडिक है ही है, ये वोइलोजेंथिन डी एपोक्साइडेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये साइकिल चलेगी। और ये होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसकी साइड्स है वो हमेशा ध्यान रखना कि ये लुमेन में काम करता है, स्ट्रोमा में काम करता है, और ये साइकिल खुद कहाँ चल रही है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर यह साइकिल चल रही है। हाई लाइट के अंदर क्या बन रहा है, लो लाइट के अंदर क्या बन रहा है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये तो बात हो गई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब तीसरी बात क्या आती है कि मान लो और भी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, इनसे काम नहीं चल रहा। पहला तो काम हो गया, कैरोटीनॉइड्स ने लाइट को रोका, लेकिन मान लो कैरोटीनॉइड भी उस चीज़ को नहीं झेल पाया तो क्या चला, ज़ेंथोफिल साइकिल चली। लेकिन मान लो ज़ेंथोफिल साइकिल भी उस चीज़ को नहीं झेल पा रही है, उससे भी ज़्यादा हाई लाइट आ रही है, तो फिर क्या बनना शुरू हो जाता है, प्लांट के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, कैरोटीनॉइड्स था। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ज़ेंथोफिल साइकिल है। अब ज़ेंथोफिल साइकिल भी अगर उस लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट। और टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ क्या बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जैसे ओजोन बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, या ऑक्सीजन जो है वो ऋणात्मक निशान आ जाएगा, यानी कि ये गैस नहीं बनेगी, गैस के फॉर्म में नहीं बन के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि दो ऑक्सीजन जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपस में बाइंड होकर के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं वह ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि यह नुकसान वाली बात है, चाहे प्लांट में हो और चाहे एनिमल्स में हो। अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं तो फिर वो क्या करेंगी, नुकसान करेंगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब देखिए, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो प्लांट फिर से रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। प्लांट क्या बनाएगा,
एंटीऑक्सीडेंट्स बनाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, वह कंपाउंड या वह केमिकल कंपाउंड जो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रल करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी एंड विटामिन के या फाइलोक्विनोन। ये क्या होते हैं, प्रबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि विटामिन के पास में एक ऐसी केमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो इनको खुद के ऊपर बाइंड करके इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इसके साथ साथ टोकोफेरोल बनना स्टार्ट हो जाती है, टोकोफेरोल, कैलीफेरोल, यानी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा एक एंजाइम होता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है पेरोक्सिसोम का, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एसओडी। ये भी क्या करता है, न्यूट्रल करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। इसके अलावा होता है रिड्यूस ग्लूटाथियोन, यानी ये शायद यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये नाम है रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। रिड्यूस ग्लूटाथायोन भी क्या करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रल कर देता है। तो इस प्रकार से जेंथोफिल साइकिल से मामला नहीं निपटा तो फिर टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बने, लेकिन प्लांट ने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया, एंटीऑक्सीडेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्लांट है वो बचा हुआ है। लेकिन मान लो यहाँ तक भी मामला कंट्रोल में नहीं आया, लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से भी मामला कंट्रोल में नहीं आया, तो फिर फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस चलेगा, जिसके अंदर होगा फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ D1 प्रोटीन। अब मैंने जब आपको नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में बताया तो उसके अंदर बताया था कि D1 एंड D2 प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि प्लास्टोक्विनोन ए के पास में तो D2 प्रोटीन होती है और वो टाइटली बाइंडेड होती है। इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन बी है, प्लास्टोक्विनोन बी के साथ में D1 प्रोटीन बाइंड होती और वो लूजली बाइंड थी। अब वो लूजली बाइंड क्यों थी, ताकि अगर इमरजेंसी कंडीशन आए तो उसको वहाँ से सेपरेट किया जा सके, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस को कुछ टाइम तक रोका जा सके। इसीलिए क्या किया जाता है, D1 प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फोटो इनिबिशन। अब ठीक है, कुछ टाइम के लिए भोजन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले जिंदा तो रहें, उसके बाद में अगर जिंदा रहेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, D1 प्रोटीन डैमेज हो जाएगी, एक टाइम के लिए फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अगर कुछ टाइम में वापस से लो इंटेंसिटी की लाइट आ गई, यानी कि कंटिन्यूसली हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी, लेकिन अब क्या हो गई, लो इंटेंसिटी की लाइट आ गई है, तो फिर नई D1 प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि D1 प्रोटीन अपने को कहाँ मिलती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के नॉन अप्रेस्ड रीजन के ऊपर D1 प्रोटीन मिलती है। तो नॉन अप्रेस्ड रीजन पे फिर से D1 प्रोटीन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाती है, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा रीस्टार्ट। तो इस प्रकार से हमने कितनी मैकेनिज्म पढ़ी, यानी कि एक तो अच्छे से लाइट चल रही थी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उससे कुछ हाई इंटेंसिटी की लाइट आई तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या चला, कैरोटिनॉइड्स चला। कैरोटिनॉइड्स से भी लाइट इंटेंसिटी है वो कंट्रोल नहीं हो पाई, तो फिर जेंथोफिल साइकिल चली। जेंथोफिल साइकिल से भी लाइट कंट्रोल नहीं हो पाई तो टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन प्लांट ने एक एंटीऑक्सीडेंट बनाना शुरू कर दिए, यानी बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के, इसके अलावा एसओडी एंजाइम है, रिड्यूस ग्लूटाथियोन है, ये बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इनसे भी अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट कंट्रोल नहीं हुई तो फिर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ D1 प्रोटीन होगा, यानी कि नॉन साइक्लिक है वो रुक जाएगी, नॉन साइक्लिक रिएक्शन रुक जाएगी, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस है वो भी रुक जाएगा। अब अगर फोटो ऑक्सीडेशन कर दिया D1 प्रोटीन का तो फिर से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, और अब लाइट फिर से कंट्रोल हो गई तो फिर लाइट कंट्रोल होते ही D1 प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो जाएगी और नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाएगी, यानी फोटोसिंथेसिस रीस्टार्ट हो गया। लेकिन मान लो अभी भी प्लांट की ऐसी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आ रही है और इन सब चीज़ें से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो फिर अब प्लांट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यानी इतने लाइन ऑफ डिफेंस चलने के बाद भी अगर लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं हो पाई तो फिर हो सकता है कि प्लांट की डेथ हो जाए। जैसे कि मान लो आप कुछ टाइम के लिए देखते हो, जैसे तेज़ धूप पड़ती है, तेज़ धूप पड़ती है तो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स की पत्तियों को आप मुरझाई हुई देखते हो, दोपहर के टाइम में एकदम से वो मुरझा जाती हैं।
और शाम के टाइम पे आप देखते हो तो वो फिर से एकदम हरी हो जाती हैं। दोपहर को देखने में लगता है कि वो प्लांट डेड हो गया है, लेकिन शाम को आप देखते हो इवनिंग के टाइम पर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर से ग्रीनिश हो जाती है और पत्तियां हैं वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं। तो वो इसीलिए होती है कि हाई इंटेंसिटी लाइट आने की वजह से D1 प्रोटीन है वो डिग्रेड हो गई, और D1 प्रोटीन डिग्रेड हो गई तो फोटोसिंथेसिस इनिबिट हो गया, और फोटोसिंथेसिस इनिबिट हो गया तो फिर वो प्लांट है वो अपने आप ही मुरझाएगा, यानी कि एनर्जी नहीं बन रही है, उसके अंदर फूड ही नहीं बन रहा है, तो प्लांट है वो मुरझाना तो तय है। लेकिन फिर से अगर लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल होगी तो D1 प्रोटीन फिर से सिंथेसाइज हो जाएगी, और इसके अलावा क्या होगा, D1 प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के फोटोसिंथेसिस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी हाई इंटेंसिटी की लाइट आ जाएगी तो उसकी हो सकता है कि प्लांट की डेथ हो जाए। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी आती है क्वांटम रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्वांटम रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक वाटर को फोटोलाइसिस करने के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अपन ने क्या किया था, वाटर का फोटोलाइसिस किया था, वाटर को तोड़ा था, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि वाटर को तोड़ने के लिए कितनी लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट। जितनी लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। एंड दूसरी चीज आती है क्वांटम यील्ड, यानी कि एक मोलिकुलर ऑक्सीजन को है वह कितने फोटोन से रिलीज हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम यील्ड। यानी क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब तो हो गया कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमने तोड़े थे, उन 2 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। और 2 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 फोटोन क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या कहलाती है कि एक फोटोन से, सिंगल फोटोन से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो एक सिंगल फोटोन से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है, 1/8%। कितनी हो सकती है, 1/8%, यानी 8 फोटोन से सिंगल ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो एक फोटोन से कितनी हो सकती है, 1/8। तो इसका मतलब हो गया कि क्वांटम रिक्वायरमेंट और ये होती है क्वांटम यील्ड। ये कुछ बातें थी। आज हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर फूड का सिंथेसाइज होगा। यानी कि अभी तक हमने बात किया है कि वाटर का फोटोलाइसिस कैसे होता है, वाटर को हमने काम में लिया, एनर्जी बनाई। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे उसके अंदर काम में लेंगे CO2 को। अभी तक हमने CO2 को काम में नहीं लिया, लेकिन अब जो चीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि CO2 है वो कैसे काम करती है, CO2 से कैसे एनर्जी बन सकती है, और क्लोरोप्लास्ट की किस साइड में बनती है, कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कैसे उस चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।